इतने लोग अभी तक आ चुके हैं। और सर नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी कैसे हैं? बढ़िया सर। आपकी पिक्चर नहीं आ रही सर। पिक्चर नहीं आ रही, मैं तो देख पा रहा हूँ अपनी पिक्चर। स्क्रॉल दिखाई नहीं करके दे इधर उधर हटा के देखो ऐसे, आगे पीछे करके देखो। रही। हाँ आ गई। पिक्चर इमेज दिखा कैसे। नक्षत्रों के बारे में आप लोगों को क्या क्या आइडिया बता सकते हैं कुछ? युवन, कुछ भी थोड़ा बहुत। ताराबल का पता है सर। सर जैसे राशियों को देखकर प्रेडिक्शन करते हैं वैसे नक्षत्र से भी प्रेडिक्शन करते हैं। वही 27 नक्षत्र रहेंगे, उसमें भी डिग्रीज और एक तरह का स्टेलर एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं इसे। आपका गेट घुमा दे, बच्चे कहाँ हैं अभी? अच्छा अच्छा, मुझे पानी की बोतल उधर रख दी, इसमें पानी दे दो। सॉरी जरा वो हो गया था। सिस्टम एकदम से बिजली चली गई, रुकावट के लिए खेद हो रहा है। ठीक है। नक्षत्रों के बारे में आप लोगों को क्या पता है, मतलब थोड़ा सा कोई आइडिया कुछ? ABCD, जो लोग बेसिक, कम से कम जिन्होंने बेसिक करा हुआ है, आप लोगों को क्या आइडिया है नक्षत्र को लेकर? हम्म। एनीवन अनम्यूट कीजिए, कहिए कुछ भी। सर नक्षत्र ज्योतिष नक्षत्र बेस्ड रहेगा सर, मेरी वॉइस कैलकुलेशन। जा रही है अपने पास? मेरी वॉइस जा रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, वॉइस आ रही है आपकी। मेरी जा रही वॉइस? हाँ अब जी आ रही है सर, आ वॉइस? रही। हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आ रही है? मिथुन सर, आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, मेरी वॉइस जा रही है लेकिन उनकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे पास। आपको आ हमारी रही है नहीं आ सर रही है, आपकी राइट राइट एग्जैक्टली, आप लोगों की नहीं आ रही है मुझे। हाँ, अब आप लोग बोलिए जरा, मैं देखता हूँ लैपटॉप के स्पीकर में। हरे कृष्णा सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? नमस्ते। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब आए, अब आवाज आ आ रही है? हरे कृष्णा हाँ, बिल्कुल आ आ रही रही है, है सर? बिल्कुल आ ठीक रही है है। सर, थैंक ओके यू। सर। मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। जी, आ रहे हैं एकदम क्लियर। अच्छा, टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स, गुड, वेरी गुड। तो आप लोग अब बताइए थोड़ा सा ना कि नक्षत्रों के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है, क्या है, तो पता लगे कि किसको कितना पता है। नक्षत्र का जैसे राशि से प्रिडिक्शन करते हैं और नक्षत्र से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं प्लेसमेंट का। उसका फलित कैसा करना है, कौन से हाउस में बैठा है, कितना डिग्रीज में बैठा है, हाँ, दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन सर। हमले केपी में नक्षत्रों को हम बहुत ज्यादा वो देते हैं, वैल्यू देते हैं। हाँ सर, केपी में डेप्थ में है ना सर। नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में तो नक्षत्र के बिना कुछ होता नहीं है। हर एक चीज, एनीथिंग, मतलब अगर वहाँ डेली का प्रिडिक्शन चाहिए तो नक्षत्र बहुत जरूरी है। और साउथ इंडिया में ही, मतलब तमिलनाडु में ही 27 नक्षत्रों की 27 अलग अलग मंदिर हैं, जहां पर जिसके नक्षत्र में जो दोष मिलता है, सिर्फ उस नक्षत्र से रिलेटेड जो भी टेम्पल है, मंदिर है, वहां विजिट करके आते हैं तो उसका दोष निवारण हो जाता है। आपको उसका लिस्ट मिलेगा, आप गूगल करेंगे तो आपको पूरा 27 नक्षत्रों के रिलेटेड जितने भी मंदिर हैं, टेम्पल्स है, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। सब एक जगह पे नहीं है, सब अपने अपने जगह पे स्थान उसका अलग अलग है, क्योंकि स्थान विशेष की वजह से नक्षत्रों का मंदिर वहां बन पाया है। ठीक है? जी रविंदर जी, कुछ बोल रहे हैं आप? अच्छा, जितने लोग हैं ना, प्लीज, जिनको पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लैंक है यार, पूरा डार्क डार्क सा हो रहा है। ठीक है, चलो शुरू कर ले। रविंदर जी, कैसे हैं आप? ठीक है। लग रहा है या जी, जी जी जी। ये हमारे ब्रंकुश शुक्ला जी, बहुत बार, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद। पी आर स्वामी जी भी हैं, सीमा गुप्ता जी हैं, और अब नक्षत्रों को समझना अगर है ना, नक्षत्र इज वेरी 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 ओल्ड। मतलब हमारे सौर्य मंडल से भी, मतलब जब हमारा सौर्य मंडल, हमारा सन, सूर्य, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं और जिस 9 ग्रहों को लेकर हम पढ़ाई करते हैं, वो 9 ग्रह बनने के करोड़ों अरबों साल पुराने हैं नक्षत्र। ठीक है? अभी जो है हम लोगों को जो दिखता है, हम लोग आकाशगंगा का वो वाला इमेज आप लोगों को शायद दिखता होगा, जहां पर एक पट्टी सी बनी होती है। और हमारा जो सौर मंडल वो जो है धनु, सेजिटेरियस क्लस्टर में अभी वो कर रहा है, घूम रहा है। और ये मतलब ऐसा समझ लो कि हमारा जो सौर मंडल है, जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर के का की परिक्रमा कर रहा है, चक्कर काट रहा है, वो गैलेक्सी सेजिटेरियस क्लस्टर के बीच में है। ମୋ ରୁଚିକାର କୋଉଠି ଲସି ଦୋକାନ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ କେବେ ଫାଷ୍ଟ
ठीक है। तो ये इतना लार्ज है, इतना बड़ा है और इतना वास्ट है कि नक्षत्र को समझने के लिए हम करोड़ों करोड़ों बार जन्म लेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, इतना विशाल है। लेकिन पृथ्वी में इस चीज को बहुत बारीकी से बहुत सारे ऋषियों ने डेटा इकट्ठा करके इसको बनाया है। नक्षत्रों को हर हर नक्षत्र जो है 4 पद में डिवाइड किया गया है, और इस 4 पद में उसको पराशर ऋषि ने उस 4 पद को जो डिवाइड किया है, उसी के अनुसार ही किसी भी कुंडली में नमांशा का निर्माण होता है। ठीक है। नमांशा से हम पता करते हैं कि वो जो प्लैनेट है जो D1 चार्ट में बैठा हुआ है, वो कैसा रिजल्ट देगा। रिजल्ट, बलाबल, किसी प्लैनेट का बल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा वीक है, वो हम हमेशा D9 से चेक करते हैं। और D9 जो है वो पूरी तरह से नक्षत्र बेस्ड ही है, उसका कैलकुलेशन नक्षत्र बेस्ड ही है, यानी प्लैनेट्स का बलाबल। अब प्लैनेट्स को बल कैसे मिलता है? प्लैनेट्स को बल मिलता है, प्लैनेट का अपना नेचर तो है ही, देखो उसके अंदर का जो क्वालिटी है वो तो है। प्लैनेट को बल मिलता है नक्षत्र के उस पद से जिस पद में वो विराजमान है। यानी नक्षत्र का वो पद, सपोज अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो डी वन में अश्विनी नक्षत्र में, यानी कि मेष राशि में सूर्य बैठा है प्रथम पद में, तो आपको D9 में दिखेगा अ, अश्विनी नक्षत्र मतलब सॉरी मेष राशि में सूर्य। D9 में भी आपको मेष राशि में सूर्य ही दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद में अपने सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स देता है, ठीक है। इसका कारण जो है, देखो क्या होता है ना, थोड़ा समझना। अश्विनी नक्षत्र को हम लोग क्या देखते हैं, उसको कहा गया केतु का नक्षत्र, ठीक है। अब केतु का नक्षत्र जो है वो कैसा करता है, किसी भी चीज को ना इनिशियली जो शुरुआत होती है, वैसे केतु त्याग का कारक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेते हैं इसको गर्भाधान। यानी अगर आप इस तरह से समझे कि एक प्राणी का जब जन्म होता है सबसे पहले वो गर्भ में आता है, तो गर्भ में आने का जो टाइम होता है वो अश्विनी होता है, उसकी एंट्री अश्विनी से होती है। उसके बाद कौन आता है, भरणी। फिर वो अपने माँ के पेट में बड़ा होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे कोई भी प्राणी हो। अपने माँ के पेट में वो बड़ा होता है, यानी भरण पोषण मिलता है, शुक्र का काम होता है वो भरण पोषण करना। फिर जब उसका टाइम हो जाता है बाहर निकलने का, अब दुनिया के साथ वो दुनियादारी में फेस करेगा, अपनी अपने मतलब शरीर रूपी इसको दुनिया और बाहर के वायुमंडल के साथ जुड़ेगा, तो वहां पर काम करता है कृतिका। कृतिका काम क्या है, कनेक्ट, काटने का, कटिंग। तो हम जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड को काटा जाता है। अगर कृतिका नक्षत्र में कोई जन्म हुआ बच्चा है और उसकी कॉर्ड कटिंग सही से हो जाती है, तो समझ लो कि वो उस बच्चे के अंदर अलग, कृतिका की अलग ही एनर्जी हो, बहुत पावरफुल होता है। इसी तरह से हर एक नक्षत्र का बहुत सुंदर डिवीजन बताया गया। केतु से शुरू होता है और बुध में खत्म होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, ठीक है। ये आपको लिस्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पर, एक स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ।
ये देखिए, यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, Can't hear you, sir. मिथुन सर आप म्यूट है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। हाँ, ये जो लिस्ट है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे रखना। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल और बहुत सुंदर सा सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस को अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको मतलब किसी भी चीज को जैसे कुंडली में देख रहे हैं ना, कभी भी कोई प्रिडिक्शन करने में बड़ा इजी होता है। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। तो कोई भी जो ये भचक्र के अंदर जो ये तीन कैटेगरी है नक्षत्रों के, इसमें शुरू होता है केतु से, यानी मेष राशि से 1 से लेकर 9। मेष राशि से शुरू होगा केतु के नक्षत्र से, उसके बाद शुक्र का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध का नक्षत्र। ठीक है, और फिर राशि वाइज कहाँ से खत्म होगा? ये शुरू होगा यहाँ पर अश्विनी जो है, यहाँ मेष राशि से शुरू होकर अश्लेषा खत्म हो रहा है कहाँ पर? कर्क में, यानी 1 से लेकर चौथी राशि में खत्म। ये सारे के सारे 9 जो प्लैनेट है, इन 9 के 9 प्लैनेट से गवर्न होने वाले नक्षत्रों के सारा का सारा स्वरूप जो है वो मेष से शुरू होता है, कर्क में खत्म हो जाता है। वापस मघा, यहाँ मघा 10 नंबर लिखा हुआ है, मघा से शुरू होता है यानी सिंह से शुरू होता है, और वृश्चिक में ज्येष्ठा में खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर है मघा, 11 नंबर है पूर्व फाल्गुनी, 12 नंबर उत्तर फाल्गुनी, 13 नंबर हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इसमें भी सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। वापस फिर से शुरू हो रहा है कहाँ से? धनु से, मूल, मूल नक्षत्र से शुरू हो रहा है। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। रेवती यानी बुध में खत्म। वापस सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। एक कॉमन चीज आप देखेंगे यहाँ पर 1, 10 और 19। ठीक है, 1, 10 और 19, ये तीन जो केतु के नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। ठीक है, ये किस तरह की राशि है? यानी मेष, सिंह और धनु, ये किस तरह की राशियां हैं? अग्नि कारक। ठीक है, अग्नि कारक राशियां हैं। अग्नि कारक राशियां होने की वजह से ये ऊर्जा का केंद्र है, और इसी वजह से इस तत्व को केतु द्वारा गवर्न किया जाता है। अग्नि क्या है ना, अग्नि आपको उस परलौकिक ऊर्जा के साथ जोड़ती है। ठीक है, और अग्नि अकेली एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा
ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की ओर जाती है, वो नीचे की ओर कभी नहीं आती। किसी भी अग्नि को आप देखें जबरदस्ती नीचे की भी ओर फ्लो करें ना तो भी वो ऊपर की ओर ही जाता है। ठीक है, यानी जो आपको ऐसा तत्व जो आपको ऊपर से कनेक्ट करे, मतलब आकाश तत्व या परलौकिक चीजों से कनेक्ट करे, वो केतु है। अश्विनी, मघा और मूल। अश्विनी का कारक क्या है? अश्व जैसा एनर्जी, इसलिए अश्विनी कुमार या अश्विनी नाम दिया गया है इस नक्षत्र का। क्योंकि आप देखेंगे कभी भी कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट लॉन्चिंग में क्या जरूरत होती है? थ्रस्ट ऑफ बहुत सारा एनर्जी, थ्रस्ट ऑफ बहुत हाई फायर की एक एनर्जी होती है, थ्रस्ट देना होता है, जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ठीक है, जो इस पृथ्वी में एंटी ग्रेविटी पैदा करके उसको ऊपर की ओर लेके जाता है। इसीलिए अश्विनी इनिशियल एनर्जी होती है और जिसका लेवल बहुत हाई होता है, जिसे कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल में, एकदम कहते हैं एकदम फुल फोर्स में लगाना। किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है ना, आप देखेंगे अगर कोई काम आपको करना है, किसी काम को शुरू करना है, तो सबसे इनिशियल जो पार्ट होता है, सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल। शुरू कैसे करें, पहला स्टेप कैसे आगे बढ़ाएं, कहाँ बढ़ाएं, पैर मेरे अगर गलत पड़ गए तो कैसे उसको मैं संभालूंगा, ये बातें हमेशा आपकी चलती है जब भी कोई भी काम जो है वो शुरू करते हैं। ये अश्विनी के अंदर बहुत सारा पावर है, हॉर्स पावर। तो हम लोग को एनर्जी को हम जब पैरामीटर में उसको मापते हैं तो उसको क्या कहा गया है? हॉर्स पावर। हॉर्स के पावर के हिसाब से जो इनिशियली बहुत ज्यादा फोर्सफुल होता है। ठीक है, भरणी का काम क्या है? भरण पोषण, यानी शुक्र का काम है। कृतिका क्या काम है? कृतिका जो है ये आपके वो एम्ब्रियल कॉर्ड को काटने का काम करती है। और उसके बाद नंबर आता है रोहिणी, चंद्रमा का, जो पहली सांस जाती है बच्चे के अंदर, जो पहली बार वो सांस लेता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? मृगशिरा, मंगल, यानी ब्लड सर्कुलेशन, पंपिंग चालू होता है। फिर कौन आता है? राहु, जो उस ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट पार्ट पे पहुंचा के आता है और बच्चे के अंदर चेतना देता है। फिर सातवां नक्षत्र क्या बन रहा है? पुनर्वसु, यानी वो नक्षत्र जो बुद्धि या ज्ञान को बढ़ाता है। यानी बच्चे के अंदर ये समझ आती है कि वो जिंदा है, उसको ये फील आता है कि उसको बॉडी में, उसका बॉडी जो है उसको फील कर पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पुष्य, यानी शरीर के अंदर कौन सी चीज? हड्डियां, बोन स्ट्रक्चर, उसमें मूवमेंट आता है। उसके बाद है अश्लेषा। अश्लेषा मतलब बुध, यानी पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम, होल बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम ये बनता है। आप देखेंगे मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक का जो एरिया होता है ना, मेष की राशि क्या कहते हैं? मेष राशि को हम मेष राशि को कहते हैं सर्वाइवल मोड। वो राशि हमेशा शुरुआत और किसी भी चीज को सर्वाइवल वाले स्टेज में बनाए रखने में हेल्प करती है। सेकंड में क्या आता है? वृषभ, जो स्थिरता देती है, ठहराव। ठीक है, स्थिरता देती है और जोडियक के अंदर, राशिफल के अंदर दूसरा घर है। तीसरे नंबर पे आता है बुध, यानी मिथुन राशि आता है, तो उसका स्वामी क्या है? बुध। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है, यानी कि आप अपना फर्स्ट स्टेप कैसे ले रहे हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके क्या क्या उसमें आपका थॉट प्रोसेस है, वो थर्ड हाउस बताता है। फोर्थ हाउस क्या बताता है? केयर, आपके इमोशंस, आपकी सुख सुविधाएं, जहां पर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? सर्वाइवल मोड से, और खत्म कहाँ पर हो रही है? कंफर्ट जोन पे। ठीक है, यानी हमने शुरू की बहुत हाई एनर्जी के साथ, और जब हमारा एंड हो रहा है तब वो हो रहा है कहाँ पर? इमोशन में, जहां पर हम सुख और शांति ढूंढते हैं। यानी वहां पर अश्लेषा तक आते आते चीजें जो है
फिर से शांत हो जाती है। अब दूसरा पड़ाव शुरू होता है, क्या? मघा। ठीक है, मघा कौन सी राशि में है? सिंह राशि में। सिंह राशि को क्या कहते हैं? रॉयलिस्ट राशि, मतलब वहां पर सूर्य का अपना घर है, वो पूरे ज़ोडिएक का सिंहासन है। आप देखो किसी भी राजा का सिंहासन जो होता है, वो जो उसका बैठने का जो जगह होती है, वो उसके कद काठी से बड़ा दिखाया गया हमेशा, क्योंकि सिंहासन की वैल्यू होती है, उसमें बैठे इंसान की नहीं। उस सिंहासन में जो भी इंसान बैठता है वो राजा बन जाता है। ठीक है, चाहे वो ऑर्डिनरी ही क्यों ना हो, उसके अंदर राजा वाले एनर्जी हो या ना हो, वो सिंहासन उस व्यक्ति को राजा बनाता है। ठीक है, इसलिए मघा नक्षत्र जो है, यहाँ पर अगेन बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जी। फिर आता है पूर्व फाल्गुनी, यानी शुक्र का समय, शुक्र का नक्षत्र। ये वही नक्षत्र है जहां पर राजा का सारा कार्यभार, काम राजा करने के बाद क्या करता है? विश्राम करने जाता है, और वहीं पर उसी विश्राम गृह में ही उसकी सारी राजनीति और मतलब अगले जो आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें होंगी उसकी प्लानिंग वो करता है। तो उसके बाद फिर आता है पूर्व फाल्गुनी, फिर अगेन सूर्य का नक्षत्र, जहां पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उस ओर उसका दिमाग चलता है। ठीक है, फिर 13 नंबर पे क्या है? हस्त नक्षत्र, यानी अब वो टाइम आ गया है जहां पर हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कितना सटीक है, कितना सही है। हस्त नक्षत्र जो है ना, ये क्रिटिसाइज करते हैं हर चीज को, छोटे छोटे पीसेस में काट के उनको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, फिर जाते हैं चित्रा। जब सारी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है, अब उस प्लानिंग के अंदर कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती रह गई है, जिसको हस्ता ने बहुत क्लेरिफाई करके अच्छे से मैनेज कर दिया है। अब चित्रा किसका नक्षत्र है? मंगल का, यानी एक्शन लेने का टाइम। ठीक है, एक्शन लेने का टाइम। इसके बाद कौन सा नक्षत्र है? स्वाति, राहु, एक्शन के साथ डिप्लोमेसी, एक्शन के साथ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एंड एक्शन, कूटनीति और युद्ध, ये दोनों मिलाकर फिर राजा जो है आगे विजयी होता है, जहां पर उसको किसका साथ मिलता है? विशाखा, गुरु। गुरु बताता है कि अब जो तुमको राज्य मिला है उसको कैसे चलाना है, समझदारी के साथ। इसलिए गुरु को हमें हमें हमेशा क्या कहा गया है? गुरु जैसे बुद्ध बुद्धि का कारक है, तो उस बुद्धि को समझदारी से यूज करने का कारक गुरु है। तो गुरु जो है फिर बताता है कि पूरे राजपाट को किस समझदारी से चलाना है। इसके बाद किसका नक्षत्र है? अनुराधा। अनुराधा का मतलब किसका नक्षत्र? शनि। शनि का नक्षत्र मतलब जो जिस समझ से चलाना है, चलाने के लिए जो आपको जिन लोगों से काम कराना है, यानी राजा के अधीन जो अधीनस्थ कर्मचारी या कर्म करने वाले लोग, वो सारे शनि बन जाते हैं। एग्जीक्यूशन। उसके बाद लास्ट में क्या आया वापस? बुध। बुध का क्या काम था बताओ? बुध का क्या काम होता है कम्युनिकेशन के अलावा? एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। गुरु ने समझ दी, शनि को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम दिया गया, लेकिन उस
इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर भी चाहिए ना, तो वो है बुध। इसलिए ज्येष्ठा यानी कि आखिरी मतलब ये दूसरे पड़ाव का लास्ट नक्षत्र अगेन बुध का पड़ा ज्येष्ठा, जो कि व्यक्ति को प्रॉपर मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, चाहे वो राजपाट चलाने का हो, चाहे अपनी कंपनी चलाने का हो, चाहे किसी भी चीज को रन करने का हो, वो बुध देता है। और बुध यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज करता है। तो पहला फेज क्या था? पहला फेज अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं। फिर दूसरा फेज शुरू शुरू हुआ मघा से ज्येष्ठा तक, यानी अब वो मैच्योर हो गया है, वो दुनियादारी समझ रहा है और दुनियादारी को बहुत अच्छे से चला रहा है। अब आते हैं लाइफ का तीसरा फेज, जो मूल से शुरू होता है और रेवती में खत्म होता है। मूल नक्षत्र, इसको भी केतु कहा गया। मूल का मतलब क्या होता है? जड़, जिसकी, ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाए, वो पेड़ बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। जड़ का मतलब हो गया है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में, मतलब जो गया जीवन काल में, क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उसके पास उसने अपने दिमाग, अपने कर्म, अपने आसपास की चीजों से ग्रहण करके अपना कितना बड़ा ज्ञान बनाया है, कितना स्ट्रांग उसके पास नॉलेज है, कॉन्टैक्ट्स है, जान पहचान है। ये मूल नक्षत्र का होता है। आज के डेट में मैं उदाहरण बता रहा हूँ, अगर आज के डेट में ऐसा हो, अनंत अंबानी को कंपनी चलाने का भार दिया जाए, आप सभी को पता है अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए केपेबल नहीं है। उसका बड़ा भाई है थोड़ा बहुत भी, लेकिन मुकेश अंबानी के जड़, यानी कि वो खुद मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो उनका जो जड़ इतने गहरे तक है ना, अनंत क्या, अनंत के बाद भी 5 पुश्त आ जाए ना, बैठ के खाएंगे। और उन्होंने काम नहीं भी किया तो ऐसा सिस्टम बना के वो जा रहे हैं मुकेश अंबानी, कि वो सिस्टम जो है, हर एक सिंगल पेनी, हर एक सिंगल पैसा जो है, उस रिलायंस इंडस्ट्री के सिस्टम के अंदर से होकर जाएगा। ठीक है, पूरे देश में, देश क्या, पूरी दुनिया का हर एक पेनी, एवरी सिंगल कॉइन हैज टू गो थ्रू इनसाइड दिस रिलायंस इंडस्ट्री। तो मूल नक्षत्र में रहकर उन्होंने वो काम कर दिया है कि जड़ें मजबूत कर दी हैं, कि आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण, शुक्र, अगेन पूर्वाषाढ़ा, शुक्र यानी कि धन की कोई कमी ना रहे। फिर उत्तराषाढ़ा, सूर्य आ गए, यानी जब जिसके पास धन रहेगा तो वर्चस्व और राज्य और अधिकार उसके पास रहेगा। श्रवणा, चंद्रमा का नक्षत्र। यहाँ पे श्रवणा नक्षत्र का एक स्पेशल विशेषता मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे हम पढ़ेंगे इसको। श्रवण नक्षत्र जो है, उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि व्यक्ति, जो भी व्यक्ति श्रवण नक्षत्र में पैदा होता है, या व्यक्ति का कोई भी प्लैनेट श्रवण नक्षत्र में है, तो ऐसा व्यक्ति उस प्लैनेट की महादशा अंतरदशा में कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसका नाम पॉपुलर होगा, लोग उसका नाम बहुत ज्यादा लेंगे या चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फेज कौन सा आ गया, कि गहराई पे बनने के बाद सारा सिस्टम ऐसा बना दिया कि अब इनको अपना राजपाट चलाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, या अपना जो उत्तरदायित्व है। अब ये कौन सा फेज आ रहा है? वानप्रस्थ का फेज आ रहा है। सबसे पहला वाला हमारा क्या था? ब्रह्मचर्य का। दूसरा वाला गृहस्थ का, या दुनियादारी हमने सीखा। तीसरा वाला वानप्रस्थ और सन्यास का हो रहा है। ठीक है, सन्यास का लेवल एक्चुअली लास्ट में होता है, रेवती में खत्म हो जाता है, उसके बाद हम सन्यास लेते हैं। बट ये वानप्रस्थ होता है, ये वानप्रस्थ शुरू हो रहा है, यानी कि हमने जो गृहस्थ में मेहनत की थी, प्रॉपर्टी बनाया था, अपना जो एम्पायर बनाया था, अब हमारा काम जो है अपने से नेक्स्ट जनरेशन को सजेशन देना है, बताना है। जो मैंने अभी भी कहा कि मुकेश अंबानी ने ऐसा काम कर दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचने वाली बात ही नहीं है, पूरा सिस्टम ही बना दिया उन्होंने। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि
आप देखोगे कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या कोई भी अपने प्रोफेशन में है, उनके घर में भी उनके बच्चे वही प्रोफेशन फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं जो उस सेम प्रोफेशन फॉलो नहीं करते। तो जो फॉलो करते हैं उनमें से ये मुकेश अंबानी जो है वो लेजेंड है। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, लेकिन धीरू भाई अंबानी के सारे चीजों को मुकेश अंबानी ने अपने तरीके से हैंडल करके मुकेश अंबानी बना। वो धीरू भाई अंबानी नहीं बना, धीरू भाई अंबानी के ऊपर चला गया। ठीक है। और उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर हाथ डाली हुई है, मतलब कल्पना के बाहर। हालांकि शिक्षा धीरू भाई की है, उनका जो लार्जर व्यू, मतलब दूरदर्शिता, ये सारी चीजें मुकेश अंबानी बहुत अच्छे से सीखी है, लेकिन अपना तड़का भी उसमें लगाया। और इसके बाद आ गया सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब हो गया मन का कारक। चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी, मन की शांति बनी रहेंगी। मंगल मतलब धनिष्ठा, धन। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद भी नेक्स्ट जनरेशन को भी मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का, ये क्या करेगा, ये इसने अपना जो भी एक्सपीरियंस, जो भी एक्शंस अपने गृहस्थ जीवन में लिए, अब वही एक्शंस अपने नेक्स्ट जनरेशन को देता रहेगा, बताता रहेगा। ठीक है। इसके बाद आता है राहु, शतविषा। शतविषा राहु का नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो सबसे ज्यादा जहरीला है, और एट द सेम टाइम ये सबसे ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी लेकर भी बैठा है, और इसको राहु का नक्षत्र कहा गया है। मतलब शतविषा अकेला एक ऐसा नक्षत्र है बाकी नक्षत्रों में से, मतलब 27 नक्षत्रों में से, जो दोनों ही साइड एक्सट्रीम है। अच्छा है तो एक्सट्रीम अच्छा है, और बुरा है तो एक्सट्रीम बुरा है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु, पूर्व भाद्रपद। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट अच्छा और बुरा वाला है, अब उस अच्छे बुरे की समझ को, मतलब उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करके यूज करना है, वो पूर्व भाद्रपद बताएगा। ठीक है। फिर वापस गुरु के बाद आ जाएंगे शनि, उत्तर भाद्रपद। इस समझ के साथ हमने जो मतलब इन्होंने जो अपने गृहस्थ के समय में चीजों को एग्जीक्यूशन में डाला था, अपने अंडर में लोगों को किस तरह से काम करवाया था, वही सजेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाएंगे। और बुध रेवती में जब जाता है, रेवती नक्षत्र की एक बड़ा ही दुख भरी दास्तान यह होती है कि इस नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट मिले, उस प्लैनेट की दशा में व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है। वैल्यू बहुत होती है, लेकिन जिस हिसाब से व्यक्ति की वैल्यू होती है, उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूशन नहीं मिलता है। ये एक बहुत विचित्र विडंबना है, दुख का विषय है। रेवती नक्षत्र के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दिखेंगे आपको, लेकिन देखा गया है उनके जीवन का जो अंतिम क्षण होता है, यानी बुढ़ापा, बहुत बुरा जाता है, बहुत बुरा। मैं पर्सनली सच में बताऊं कि रेवती नक्षत्र में किसी का मैंने चंद्रमा देख लिया ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। किसी को मैं मन में दिल खोल के बता भी नहीं पाता हूँ उनको, लेकिन सावधान करता हूँ कि बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखें, नहीं तो हालत खराब होती है। ठीक है। वापस यहाँ पर आकर व्यक्ति क्या बोलता है, हो गया मेरा वानप्रस्थ भी, यानी मैंने अपना दायित्व जो भी सीखा था, मेरी मेरा जो भी लर्निंग्स थी, सीखी थी, वो मैंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया। अब मैं ऑल निवृत्त होकर, रिटायर होकर, अब बाकी किसी भी चीज में ध्यान नहीं देना है, ओनली इन संन्यास। संन्यास मतलब स्वन्यास, अपने आप के साथ रहना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ रहना। इसके पहले तक हम दूसरों के बारे में सोच रहे थे। सबसे शुरुआत सीखने का, अश्विनी से अश्लेषा, मघा से ज्येष्ठा, उसको अप्लाई करने का, और उस एप्लीकेशन के बाद जो आपको सीख मिली, उस सीख को मूल से रेवती में अपने नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाना। ठीक है। मुझे अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, ये मेरे को सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगता है, क्योंकि ये 27 के 27 नक्षत्र जो है ना हमारे, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास का जो फॉर्मेट है ना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्टोरीज है या सीक्वेंस है, जो नक्षत्रों को आप याद करने में, समझने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको इजी लगेगा। और वही हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले ये बताइए, समझ में आया फिर ये हवा में उड़ा, ये बताइए। अनम्यूट करके बताइए प्लीज। हाँ जी, समझ में आया। समझ में आया ना? गुड। अब आप लोग अपना अपना सवाल पूछिए, क्योंकि ये डेमो क्लास है, फर्स्ट एकदम इनिशियल वेबिनार चल रहा है। इसको मेरा समझाने का वही वो था नजरिया कि आप ना नक्षत्र को इस लेवल पे ले कि आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिकलिटी समझ में आए। नक्षत्र से किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव आते हैं और किस तरह से आप किसी दूसरे के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सर ये ये नक्षत्र एक लगन से भी दिखते हैं या सिर्फ चंद्रमा से? हाँ रविंदर जी, फिर से बोलिए रविंदर जी। रविंदर सर जी बोलिए। ये नक्षत्र जो है ये हाँ, लगन से देख सकते हैं या सिर्फ चंद्रमा से ही देखने हैं? चंद्रमा से ही देखनी है, लेकिन हम सारे प्लैनेट से भी देख सकते हैं और हमें लगन का नक्षत्र भी देखना होता है। सबका अपना अपना मीनिंग है। अगर आप दशा निकालना होगा तो आपको चंद्रमा लेना होगा। अगर व्यक्ति का नेचर, यानी इस शरीर जो हम शरीर धारण कर रहे हैं, इस शरीर का नेचर कैसा रहेगा, ये हमारा जन्म नक्षत्र बताएगा। हमारे मन का नेचर, यानी हमारा थॉट प्रोसेस, कॉन्शियस माइंड का नेचर कैसा होगा, ये हमारा चंद्र नक्षत्र बताएगा। हमारी आत्मा जो है वो कितने कितने युगों से, कितने जन्मों से, कहाँ से आई है, ये आपके क्या बोलते हैं इसके, सूर्य का नक्षत्र बताएगा। सूर्य का जन्मकालीन, सूर्य का नक्षत्र, सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, उसका नेचर क्या है वो बताएगा। सबसे सरल तरीका यही है कि लग्न, चंद्र और सूर्य जिन जिन नक्षत्रों में बैठा है, उस तीनों को आप कंपाइल कीजिए और उसको फिर उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कीजिए। तब देखिएगा आपको उस व्यक्ति का नेचर पता चलेगा, सोचने का क्या, सोचने का तरीका है, और उसके शारीरिक गठन। क्योंकि ये मेरा पर्सनल थोड़ा सा वो रहता है कि मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मेरा रिसर्च है। तो शारीरिक गठन यानी लग्न किस नक्षत्र में है, वो फिर वो नक्षत्र बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि है ना प्लैनेट्स के नेचर होते हैं, प्लैनेट क्रूर ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं, तो ऐसे ही हर नक्षत्र भी इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, बैड Yes. या नेगेटिव में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी है ना जो क्रूर ग्रह है उनके नक्षत्र भी क्रूर कहे जाएंगे, ऐसा कुछ है या नहीं नहीं नहीं, वैसे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगा ओके। कि जितने भी क्रूर ग्रह हैं तो उसके नक्षत्र भी क्रूर हो, ऐसा नहीं। हर एक नक्षत्र का अपना अपना नेचर है। कुछ में क्रूरता भी है, कुछ में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस भी है, तो वो मिला जुला के है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ओके सर। सर जैसे आपने बोला था हम्म। कि जैसे आपने बोला था चंद्रमा जिसका रेवती नक्षत्र का है, सर वो तो चंद्रमा की तो दशा स्टार्टिंग में ही आ जाएगी जिस समय, मतलब जैसे उसका होगा तो उसका बुढ़ापा गड़बड़ होगा, ये आपने कैसे रिलेट किया? और सपोज किसी का रेवती नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट है, उन सबका बुढ़ापा बेकार जाएगा, ऐसे है या फिर सिर्फ चंद्रमा ही है? चंद्रमा जन्मगत। तो सर जिस नक्षत्र में, जैसे बुध के नक्षत्र में जन्म हो गया उसका, तो उसकी बुध की दशा स्टार्टिंग में ही चली आएगी, तो उसका हाँ, लास्ट में चंद्रमा का आएगा? ऐसे जरूरी थोड़ी कि उसकी लास्ट में चंद्रमा की दशा ही आएगी। नहीं तो वो देखना पड़ेगा ना, सबसे पहले उसकी आयु कितनी हो रही है वो चेक करने के बाद उसके बुढ़ापे में, हाँ। यानी आफ्टर 60 या 70 के बाद कौन सी दशा आ रही है। अक्सर देखने को मिला है कोई ना कोई खराब दशा आती है, अष्टमेश की ओके दशा आ सर। जाती है, द्वादशेश की दशा आ जाती है, ऐसा। हम्म। अब वहां पर वही काम करता है जो कहते हैं ना, मैंने कहा है, पहले दूसरे क्लासेस में भी मैंने आप लोग कहा, ये तो शायद अनुधा जी है ना। हाँ जी सर। हाँ, दूसरे क्लासेस में भी कहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो साधना में है, लीन है, हम्म उसके लिए हम्म जन्म नक्षत्र ग्रह कुछ काम नहीं करता, उसका बुढ़ापा हम्म भी नेक्स्ट लेवल दूसरे पे होता है, क्योंकि वो मंत्रों से, गुरुओं के आशीर्वाद से अपनी फ्रिक्वेंसी को पूरी तरह से बदल लेता है। हम्म।
तो सर ऐसे जैसे जब जब इनकी चंद्रमा की दशा आएगी, मतलब मतलब बुध की दशा आएगी या चंद्रमा की दशा आएगी, वो डिफिकल्ट वैसे भी बीच में पीरियड रहेगा, है ना। हाँ, और और किसी का रेवती में बैठे हुए प्लैनेट की दशा आएगी, वो भी उसका पीरियड थोड़ा टफ जाएगा, ऐसे अब होगा। जाएगा। हाँ, उसको उस वैल्यू नहीं मिलता। रेवती का एक ही प्रॉब्लम है, वैसे देखिए कलाकार बनाता है। अगर किसी का शुक्र आ गया रेवती में, तो ऐसा व्यक्ति ना हम्म। कलाकार होगा ही 100%। बुध भी आ जाए तो भी कलाकार होगा। कलाकारिता उसके लिखने में होगी। वाक वाक जैसे कथावाचक होते हैं, ठीक है? चंद्रमा हुआ कथावाचक। तो सर। चंद्रमा, अगर जैसे चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा हुआ हम्म तो ऐसा व्यक्ति का आप देखेंगे बड़ा ही वैसा, मतलब कि चीजों को ना बहुत वाइडली देखना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना, ये बन जाता उनका। तो ओके सर। इशू इनके साथ ये होता है ना, अपने जब उनका पिक टाइम होता है, बहुत पिक होता है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ये करते हैं, बट उनके साथ एक ही दिक्कत होती है, वो इतने ज्यादा उदार हो जाते हैं कि अपना जो भी जमा पूंजी जो है अपने रिश्तेदारों में या अपने बच्चों के पास, वो ना डोनेट करके चले जाते हैं, डोनेट कर देते हैं, और ये आशा रखते हैं कि उनके बच्चे उनको देखेंगे। जस्ट विपरीत होता है, बच्चे देखते नहीं। जैसे दिया ओके सर। और उसको छोड़ दिया, वो सड़क पे पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर रेव स्पेशली जिन लोगों की रेवती नक्षत्र में चंद्रमा है जन्मगत, तो आप किसी ना किसी मंत्र जाप में गुरु दीक्षा के बाद अपनी साधना जरूर शुरू करें। अगर गुरु नहीं मिलता है तो भी अपनी साधना किसी भी तरह से, कैसे भी, जितना भी आपके पास नॉलेज है, सिंपल अगर ओम नमः शिवाय जाप से शुरू करते हैं तो भी वो काम करेगा। ठीक है? सर केतु होता है तो सर, केतु का तो कोई लिंक ही नहीं है, तो अगर केतु होता है इसमें तो। मुक्ति, सीधा मुक्ति। केतु को तो वैल्यू नहीं जी चाहिए सर। ना, तो केतु को जी सर। वैल्यू नहीं चाहिए। जी सर, वही तभी ये तो पूछ रही उसके थी सर। लिए बेस्ट है। वो अनवैल्यू, मतलब ऐसा नक्षत्र में पहुंच रहा है जहाँ वैल्यू का वैल्यू नहीं होता, तो केतु के लिए तो हम्म बेस्ट है। मुक्ति खत्म, मुक्ति हटा। ये वापस हम्म। इस अर्थ में पैदा नहीं होना, किसी दूसरे यूनिवर्स में पैदा हो तो ठीक है, लेकिन अर्थ में पैदा नहीं ओके सर। थैंक यू सर। होना। पूछिए, किसी और को पूछना है तो पूछिए। सर इसका पहले का पीडीएफ शेयर कर कीजिए प्लीज। सर कितने ड्यूरेशन का कोर्स है और चार्जेस वगैरह क्या है सर। 2 मंथ का, सॉरी 3 मंथ का कोर्स है। मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ जरूर। स्लाइड, ये कंटेंट है, नक्षत्र का सीरीज है, उसमें एग्जाम्पल कुंडलियां भी है। हम पर्टिकुलरली नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे ही। और कोर्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 14 मई 2025, सॉरी 2 मंथ का ही कोर्स है। मंडे टू सैटरडे 7:30 PM है। और ऑल लाइव क्लासेस ऑन जूम, अकॉर्डिंग वैलिड जो नॉर्मली हमारे अकेडमी का रहता है। डाउट क्लियरेंस, प्रैक्टिकल केसेस, academical membership benefits, repeat free 1 class study note, completion certificate video recording provided। प्रोसेस वही सेम है। इस कोर्स का फीस जो है मार्केट प्राइस वो है 11,000। और जो सर न्यू सेवन पार्टी, थर्टी है टाइमिंग, सर क्लास की टाइमिंग 7:30 है। यस 7:30 PM। बढ़िया है सर, बहुत। हम्म। और जो एग्जिस्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा गलत वो हो गया। एक्चुअली जो उल्टा एग्जिस्टिंग है हो उनके गया। लिए 6,000, हाँ 6,666 होगा। और जो न्यू है वो 7,777 है। ठीक, 2 मंथ का ये कोर्स है। और इस जगह पर आपको ये डालना है, ये बैंक अकाउंट में आप लोग अपना डिटेल डालकर इस वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। सर कब से स्टार्ट है ये। सबसे
स्टार्ट कब से है सर? ये 14th में, पहली क्लास 14th में को है, 14 मई। ओके सर। सर और इसमें अभिजीत नक्षत्र का भी बताएंगे सर? हाँ वो तो रहेगा ही, वो बीच का पोर्शन ना, किसी एक जगह पर वो ऐप है, छोटा सा अभी तो है। जून चल रहा है सर। क्या फिर से बोलिए विनोद जी। अरे जून चल रहा है सर, मई तो खत्म हो गई। हाँ, अरे यहाँ पे देखो, ये जून चल रहा है ना, तो 14 जून से ही होगा। आज क्या डेट है? सर आज संडे 8 है। 8 तारीख संडे है। 8 है ना, तो जून से, जून जून हाँ, जून 14 से शुरू हो जाए, नेक्स्ट वीक समझ लो, इस महीने के नेक्स्ट वीक 14 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। सर मैंने BNN लाल किताब सब सीख रखी हूँ। हाँ, अभी ये भी इंटरेस्ट आ रहा है ये सीखने का। मेरा कितना चार्ज है लगता? इसमें जो है आप यहीं से बीएनएन सब सीखा हुआ है मतलब हाँ हाँ हाँ, गुरु जी सौरभ ज्ञान। कपूर से सीखा। हाँ, तो गुरु जी ज्ञान से अगर है तो आप एग्जिस्टिंग मेंबर ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए 6,666, 6,666 छः 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 सिर्फ छः 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 छः। ठीक। और जो लोग न्यू है उनके लिए 7,777। आपने इतना कुछ सीखा हुआ है, ये अगर एडिशनल आपके उसमें आ गया ना, मजा आ जाएगा प्रिडिक्शन करने में। अब सारे फॉर्मूला यूज कर लो। अनम्यूट कीजिए शुक्ला जी, अनम्यूट कीजिए। मैं मैथ बैंक से लाल किताब भी सीखी है, सौरभ कपूर से BNN एस्ट्रोलॉजी भी सीखा है। और गुरु जी कल ज्ञान में क्या सीखा आपने? मैं सारा कोर्स ही लगभग सीख रखती हूँ। गुरु जी ज्ञान से? हाँ। वेरी गुड। मेरे को सीखने का बहुत इच्छा होता है, लेकिन मेरा एक ही बात है, मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं, डेट ऑफ बर्थ है टाइम नहीं मालूम नहीं है, इसीलिए मैं अपना प्रेडिक्ट नहीं कर पाया अभी तक। ऐसा है। तो डेट ऑफ ऑथेंटिक बर्थ है ना एस्ट्रोलॉजी आपका? में। हाँ डेट ऑफ हाँ। बर्थ जब है, डेट ऑफ बर्थ है तो उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था, बस वही तो सब खेल हो गया। और क्या चाहिए? चंद्र लग्न बनाइए, आपकी मन की इच्छा पता चल जाएगी आपकी कुंडली से, आपका दिल क्या चाहता है। इजी तो है जी। प्रियंका जी कुछ पूछ रही हैं, प्रियंका विश्वास। प्रियंका जी कुछ पूछना चाहती है? पूछ रही हैं आप? नहीं सर, मैं तो ज्वाइन करूंगी, आपका बता रही थी। हाँ। सर वैदिक वैदिक एडवांस कब करवाओगे सर? ये तो हम ज्वाइन कर लेंगे। अरे मैडम, आप मेरी जान लो, एक शुरू, एक रिस्ट सर वॉच चलता करवाओगे क्या? सर है। हाँ मैं डेढ़ करवाओ। साल हो गए, 2 साल हो गए वेट करते हुए। अरे मत पूछो, बस सीक्वेंस वाइज एक एक बैठ जाए तो ठीक है। अभी एक करवाओगे और ना ग्रह सर, है। एडवांस करवाओगे? हाँ मैं करवाऊंगा वैदिक एडवांस। ठीक है सर। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर ओवर करते हैं। अच्छा, ब्रिंके शुक्ला जी हमारे गुजरात से जो है। हाँ जी, मैं पौंडीचेरी से हूँ। नहीं, आप तो शुक्ला दास है ना, एक है हमारे हाँ। वी शुक्ला, कहाँ चले गए? हाँ, ये प्रशांत शुक्ला जी। प्रशांत जी बताइए, कुछ तो बताइए, आप तो बहुत दिनों से, काफी दिन हो गया आपसे बात हुई। यार स्वामी जी, आप पहली बार हैं मेरे वेबिनार, या पहले भी अटेंड किया है? आशुतोष जी आपने? यार स्वामी। सर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, राजीव जी से। ग्रेट। राजीव सर से? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नीलम मुझे जी आप इजाजत मिल जाएगी इस कोर्स की? इसके नीलम टाइमिंग्स जी, क्या होंगे सर?
टाइमिंग 7:30 PM from 14th of June, 7:30 PM. I'm leaving for UK on 12th of this month. Okay, it's okay. You will get a recording. ठीक है सर, मैं I'll join this course. I'll join हाँ, this. चल। नीलम जी कुछ पूछना है, ज्योति जी कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। नहीं सर, आप पे तो टोटली ट्रस्ट है, तो कुछ पूछने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, ज्वाइन तो करना ही है। हाँ, कितना दिन का क्लास है सर? 2 महीने का, 2 महीने, 2 मंथ। हफ्ते में 2 दिन क्लास, 2 मंथ का क्लास है, ठीक है। अभी ऐसा जरूरत पड़ा तो उसको मतलब बढ़ा भी सकते हैं। सर आप अपने ना टाइमिंग से ही फिक्स रखना आगे से जो भी कोर्स कराते हो सर, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है सबके लिए सर। मेरे को अगर टाइमिंग वाले दे देता मुझे कोई इशू नहीं, जी सबको देखना पड़ता है। सर, आप पेटेंट करवा लो, अपना टाइमिंग फिक्स करवा लो। हाँ, ठीक है। किसी को और कोई सवाल पूछना है रविंदर जी? तो आज के लिए यहाँ पर ओवर करें। सर पेमेंट का लिंक भेज देना। पेमेंट का लिंक देखो, ये अब एक बार फिर से शेयर करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है नंबर, ये है स्कैनर। आप इसको, आप चाहो तो ये वाला स्कैनर जो है ना, इसको थोड़ा सा zoom कर। ये साइड वाला स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, नहीं अभी स्कैन कर लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सर इसके पहले जो नक्षत्र का जो लिस्ट दिया था, प्लीज उसका स्क्रीन शेयर करना है अच्छा वो सर। लिस्ट, एक मिनट। सर हाँ सर, ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू सर। अच्छा, ये गूगल में भी अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। सब मेरे कोर्स में थैंक ज्वाइन यू कीजिए। सो मच।